मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है, तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है। लेकिन इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, कैसे रहना, समय कैसे बिताना, हर पल खुशी भरी कैसे हो, तो कई परिवारों को दिक्कतें आई। और उसका कारण था कि जो हमारी परंपराएं थे, जो परिवार में एक प्रकार से संस्कार सरिता के रूप में चलती थी, उसकी कमी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत से परिवार हैं जहां से सब कुछ खत्म हो चुका है, और इसके कारण उस कमी के रहते हुए इस संकट के काल को बिताना भी परिवारों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या थी? हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते हैं। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी, वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है, और जब नहीं होती हैं तो कितनी कमी महसूस होती है। ऐसी ही एक विधा, जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग। साथियों, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। वेयर देयर इज ए सोल, देयर इज ए स्टोरी। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती हैं, उसे प्रकट करती हैं। कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है, तब देखें। मैं अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक एक परिव्राजक के रूप में रहा। घुमंत ही मेरी जिंदगी थी। हर दिन नया गांव, नए लोग, नए परिवार। लेकिन जब मैं परिवारों में जाता था तो मैं बच्चों से जरूर बात करता था, और कभी कभी बच्चों को कहता था कि चलो भाई मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो मैं हैरान था। बच्चे मुझे कहते थे, नहीं अंकल, कहानी नहीं, हम चुटकुला सुनाएंगे। और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाओ। यानी उनको कहानी से कोई परिचय ही नहीं था। ज्यादातर उनकी जिंदगी चुटकुलों में समाहित हो गई थी। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है। इसे विल्लू पाठ कहा जाता है। इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है। भारत में कठपुतली की जीवंत परंपरा भी रही है। इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियां एवं कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं। मुझे gaathastory.in जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं। अमर व्यास IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद विदेशों में चले गए, फिर वापस आए। इस समय बेंगलुरु में रहते हैं और समय निकालकर कहानियों से जुड़ा इस प्रकार का रोचक कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीण भारत की कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं। वैशाली व्यवहारे देशपांडे जैसे कई लोग हैं जो इसे मराठी में भी लोकप्रिय बना रहे हैं। चेन्नई की श्री विद्या
वीर राघवन भी हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी है। वहीं कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क नाम की 2 वेबसाइट भी इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य कर रही हैं। गीता रामानुजम ने kathalaya.org में कहानियों को केंद्रित किया है। वहीं द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क के जरिए भी अलग-अलग शहरों के स्टोरी टेलर्स का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। बेंगलुरु में एक विक्रम श्रीधर है जो बापू से जुड़ी कहानियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। और भी कई लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे। आप जरूर उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर करें। आज हमारे साथ बेंगलुरु स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की बहन अपर्णा अथरे और अन्य सदस्य जुड़े हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभव। हेलो। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अपर्णा जी? बिल्कुल बढ़िया सर जी। सबसे पहले मैं बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे जैसे कलाकारों को इस मंच पे बुलाया है और बात कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि आज तो शायद आपकी पूरी टीम भी आपके साथ बैठी हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अच्छा होगा कि आपकी टीम का परिचय करवा दें ताकि मन की बात के जो श्रोता है उनको परिचय हो जाए कि आप लोग कैसा बड़ा अभियान चला रहे हैं। सर, मैं अपर्णा अत्रेया हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक भारतीय वायुसेना के अफसर की बीवी हूँ और एक पैशनेट स्टोरी टेलर हूँ सर। स्टोरी टेलिंग की शुरुआत 15 साल पहले हुई थी जब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तब मैं CSR प्रोजेक्ट्स में वॉलंटरी काम करने के लिए जब गई थी, तब हजारों बच्चों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने के मौका मिला। और ये कहानी जो मैं बता रही थी वो अपनी दादी माँ से सुनी थी। लेकिन जब कहानी सुनने वक्त मैं जो खुशी उन बच्चों में देखा, मैं क्या बोलूं आपको, कितनी मुस्कुराहट थी, कितनी खुशी थी। तो उसी समय मैंने तय किया कि स्टोरी टेलिंग मेरे जीवन का एक लक्ष्य होगा सर। आपकी टीम में और कौन है वहाँ? मेरे साथ हैं शैलजा संपत। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं शैलजा संपत बात कर रही हूँ। मैं तो पहले टीचर थी, उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हुए तब मैंने थिएटर में काम शुरू किया और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज्यादा संतृप्त मिला। धन्यवाद। मेरे साथ सौम्या है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं हूँ सौम्या श्रीनिवासन। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जो काम करती हूँ बच्चों और बड़े लोगों के साथ, उसमें मैं कहानियों के द्वारा मनुष्य के नव रसाओं को जगाने में कोशिश करती हूँ और उसके साथ चर्चे भी करती हूँ। ये मेरी लक्ष्य है, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नाम अपर्णा जयशंकर है। वैसे तो मेरी सौभाग्य है कि मैं अपनी नाना नानी और दादी के साथ इस देश के विभिन्न भागों में पली हूँ, इसीलिए रामायण, पुराणों और गीता की कहानियां मुझे विरासत में हर रात को मिलती थी। और बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी जैसी संस्था है तो मुझे तो स्टोरी टेलर बनना ही था। मेरे साथ मेरे साथी लावण्या प्रसाद है। लावण्या जी नमस्ते। नमस्ते सर। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर turned professional storyteller. Sir, I grew up listening to stories from my grandfather. I work with senior citizens in my special project called Roots, where I help them document their life stories for their families. लावण्या जी आपको बहुत बधाई। और जैसा आपने कहा, मैंने भी एक बार मन की बात में सबको कहा था कि आप परिवार में अपने दादा दादी नाना नानी है तो उनसे उनके बचपन की कहानियां पूछिए और उसको टैप कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, बहुत काम आएगा, ये मैंने कहा था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक तो आप सबने जो परिचय दिया अपना, उसमें भी आपकी कला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने अपना परिचय करवाया, इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जो हमारे श्रोता लोग हैं मन की बात के, उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का। क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक तो कहानी सुनाएं आप लोग? जी बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य है जी। चलिए चलिए सुनते हैं कहानी एक राजा की। राजा का नाम था कृष्णदेवराय और राज्य का नाम था विजयनगर। अब राजा हमारे थे तो बड़े गुणवान, अगर उनमें कोई खोट बतानी ही था तो वो था उनका अधिक प्रेम अपने मंत्री तेनालीरामा की ओर
और दूसरा भोजन की ओर। राजा जी हर दिन दोपहर के भोजन के लिए बड़े आस से बैठते थे कि आज कुछ अच्छा बना होगा, और हर दिन उनके बावर्ची उन्हें वही बेजान सब्जियां खिलाते थे। तुरई, लौकी, कद्दू, टिंडा, उफ। ऐसे ही एक दिन राजा ने खाते खाते गुस्से में थाली फेंक दिया और अपने बावर्ची को आदेश दिया, या तो कल कोई दूसरा स्वादिष्ट सब्जी बनाना या फिर कल मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। बावर्ची बेचारा डर गया। अब नई सब्जी के लिए वो कहाँ जाए? बावर्ची भागा भागा चला सीधे तेनालीरामा के पास और उसे पूरी कहानी सुनाई। सुनकर तेनालीरामा ने बावर्ची को उपाय दिया। अगले दिन राजा दोपहर के भोजन के लिए आए और बावर्ची को आवाज दिए, आज कुछ नया स्वादिष्ट बना है या मैं सूली तैयार कर दूं? डरे हुए बावर्ची ने झटपट से थाली सजाया और राजा के लिए गर्मा गर्म खाना परोसा। थाली में नई सब्जी थी। राजा उत्साहित हुए और थोड़ी सी सब्जी चखे। वाह, क्या सब्जी थी! न तुरई की तरह फीकी थी, न कद्दू की तरह मीठी थी। बावर्ची ने जो भी मसाला भून के कूट के डाला था, सब अच्छी तरह से चढ़ी थी। उंगलियां चाटते हुए संतुष्ट राजा ने बावर्ची को बुलाया और पूछा कि यह कौन सी सब्जी है, इसका नाम क्या है? जैसे सिखाया गया था वैसे ही बावर्ची ने उत्तर दिया, महाराज, ये मुकुटधारी बैंगन है। प्रभु, ठीक आप ही की तरह यह भी सब्जियों का राजा है और इसीलिए बाकी सब्जियों ने बैंगन को मुकुट पहनाया। राजा खुश हुए और घोषित किए, आज से हम यही मुकुटधारी बैंगन खाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे राज्य में भी सिर्फ बैंगन ही बनेगा और कोई सब्जी नहीं बनेगी। राजा और प्रजा दोनों खुश थे। यानी पहले पहले तो सब खुश थे कि उन्हें नई सब्जी मिली है, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते गए सुर थोड़ा कम होता गया। एक घर में बैंगन भरता तो दूसरे के घर में बैंगन भाजा, एक के यहाँ कत्ते का सांबार तो दूसरे के यहाँ वांगी बात। एक ही बैंगन बेचारा कितना रूप धारण करे। धीरे धीरे राजा भी तंग आ गए। हर दिन वही बैंगन। और एक दिन ऐसे आया कि राजा ने बावर्ची को बुलाया और खूब डांटा, तुमसे किसने कहा कि बैंगन के सर में मुकुट है? इस राज्य में अब से कोई बैंगन नहीं खाएगा। कल से बाकी कोई भी सब्जी बनाना, लेकिन बैंगन मत बनाना। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, कह के बावर्ची सीधा गया तेनालीरामा के पास। तेनालीरामा ने के पांव पड़ते हुए कहा कि मंत्री जी धन्यवाद, आपने हमारी प्राण बचा ली। आपके सुझाव के वजह से हम कोई भी सब्जी राजा जी को खिला सकते हैं। तेनालीरामा हंसते हुए कहा, वो मंत्री ही क्या जो राजा को खुश न रख सके। और इसी तरह राजा कृष्णदेवराय और मंत्री तेनालीरामा की कहानियां बनती रही और लोग सुनते रहे। धन्यवाद। आपने बात में इतनी एग्जैक्टनेस थी, इतनी बारीकियों को पकड़ा था। मैं समझता हूँ बच्चे बड़े जो भी सुनेंगे कई चीजों का स्मरण रखेंगे। बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया। और विशेष कोइंसिडेंस ऐसा है कि देश में पोषण माह चल रहा है और आपकी कथा भोजन से जुड़ी हुई है। और मैं जरूर ये जो स्टोरी टेलर्स आप लोग हैं और भी लोग हैं, हमें किस प्रकार से हमारे देश की नई पीढ़ी को हमारे महान महापुरुष, महान माताएं बहनें जो हो गई हैं, कथाओं के माध्यम से उनके साथ कैसे जोड़ा जाए। हम कथा शास्त्र को और अधिक कैसे प्रचारित करें, पॉपुलर करें और हर घर में अच्छी कथा कहना, अच्छी कथा बच्चों को सुनाना, ये जाने जीवन की बहुत बड़ी क्रेडिट हो। ये वातावरण कैसे बनाए, उस दिशा में हम सब ने मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने कर, और मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कहानी के द्वारा संस्कार सरिता को आगे बढ़ाने वाली इन बहनों को हमने सुना। मैं जब उनसे फोन पे बात कर रहा था, इतनी लंबी बात थी, तो मुझे लगा कि मन की बात के समय की सीमा है, तो मेरे उनसे जो बातें हुई है वो सारी बातें मैं मेरे नरेंद्र मोदी ऐप पर अपलोड करूंगा। पूरी कथाएं जरूर वहां सुनिए। अभी मन की बात में तो मैंने उसका बहुत छोटा सा अंश ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा, परिवार में हर सप्ताह आप कहानियों के लिए कोई समय निकालिए, और ये भी कर सकते हैं कि परिवार के हर सदस्य को हर सप्ताह के लिए
एक विषय तय करें, जैसे मानो करुणा है, संवेदनशीलता है, पराक्रम है, त्याग है, शौर्य है, कोई एक भाव, और परिवार के सभी सदस्य उस सप्ताह एक ही विषय पर सबके सब लोग कहानी ढूंढेंगे और परिवार के सब मिलकर के एक एक कहानी कहेंगे। आप देखिए परिवार में कितना बड़ा खजाना हो जाएगा, रिसर्च का कितना बढ़िया काम हो जाएगा, हर किसी को कितना आनंद आएगा और परिवार में एक नई प्राण, नई ऊर्जा आएगी। उसी प्रकार से हम एक काम और भी कर सकते हैं। मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं? विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे। कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बने, और अधिक प्रचारित हो और सहज बने, इसलिए आओ हम सब प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए कहानियों की दुनिया से अब हम 7 समंदर पार चलते हैं। ये आवाज सुनिए। नमस्ते भाइयों और बहनों, मेरा नाम शेरू डमले है। मैं वेस्ट अफ्रीका के एक देश माली से हूँ। मुझे फरवरी में भारत में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार कुंभ मेला में शामिल होने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है। मुझे कुंभ मेला में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा और भारत के कल्चर को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक बार फिर भारत विजिट करने का अवसर दिया जाए ताकि हम और भारत के बारे में सीख सकें। नमस्ते। है ना मजेदार? तो ये थे माली के सेदू देम्बेले। माली भारत से दूर पश्चिम अफ्रीका का एक बड़ा और लैंडलॉक्ड देश है। सेदू देम्बेले माली के एक शहर कीटा के एक पब्लिक स्कूल में शिक्षक हैं। वे बच्चों को इंग्लिश, म्यूजिक और पेंटिंग, ड्राइंग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन उनकी एक और पहचान भी है। लोग उन्हें माली के हिंदुस्तान का बाबू कहते हैं और उन्हें ऐसा कहलाने में बहुत गर्व की अनुभूति होती है। प्रत्येक रविवार को दोपहर बाद वे माली में 1 घंटे का रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है इंडियन फ्रीक्वेंसी ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स। इसे वे पिछले 23 वर्षों से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान वे फ्रेंच के साथ साथ माली की लोक भाषा बमबारा में भी अपनी कमेंट्री करते रहे और बड़े नाटकीय ढंग से करते हैं। भारत के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम है। भारत से उनके गहरे जुड़ाव की एक और वजह ये भी है कि उनका जन्म भी 15 अगस्त को हुआ था। सेदू जी ने 2 घंटे का एक और कार्यक्रम अब प्रत्येक रविवार रात 9 बजे शुरू किया है। इसमें वे बॉलीवुड की एक पूरी फिल्म की कहानी फ्रेंच और बमबारा में सुनाते हैं। कभी कभी किसी इमोशनल सीन के बारे में बात करते समय वे स्वयं भी और उनके श्रोता भी एक साथ रो पड़ते हैं। सेदू जी के पिता ने ही भारतीय संस्कृति से उनकी पहचान करवाई थी। उनके पिता सिनेमा थिएटर में काम करते थे और वहां भारतीय फिल्में भी दिखाई जाती थी। इस 15 अगस्त को उन्होंने हिंदी में एक वीडियो के माध्यम से भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी। आज उनके बच्चे भारत का राष्ट्रगान आसानी से गाते हैं। आप ये दोनों वीडियो जरूर देखें और उनके भारत प्रेम को महसूस करें। सेदू जी ने जब कुंभ का दौरा किया था और उस समय वे उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जिससे मैं मिला था। भारत के लिए उनका इस प्रकार का जुनून, स्नेह और प्यार वाकई हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है।
संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। जो मैंने उनसे सुना है, जो मैंने औरों से सुना है, मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किसानों की कुछ बातें जरूर आपको बताऊं। हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं, उनका नाम है श्री कंवर चौहान। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल, सब्जी और गाड़ियां तक जब्त हो जाती थी। लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ। 4 साल पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तथा 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी गांव के 60 से अधिक किसान नेट हाउस बनाकर, पॉली हाउस बनाकर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, इसकी अलग अलग वैरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है? अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है, और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। साथियों, 3-4 साल पहले ही महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया था। इस बदलाव ने कैसे महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली, इसका उदाहरण है श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। एक किसानों का समूह है। पुणे और मुंबई में किसान साप्ताहिक बाजार खुद चला रहे हैं। इन बाजारों में लगभग 70 गांवों के 4,500 किसानों का उत्पाद सीधे बेचा जाता है, कोई बिचौलिया नहीं। ग्रामीण युवा सीधे बाजार में खेती और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को होता है, गांव के नौजवानों को रोजगार में होता है। एक और उदाहरण तमिलनाडु के थेनी जिले का है। यहाँ पर है तमिलनाडु केला फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कहने को तो कंपनी है, हकीकत में ये किसानों ने मिलकर के अपना एक समूह बनाया है। बड़ा लचीली व्यवस्था है और वो भी 5-6 साल पहले बनाया है। इस किसान समूह ने लॉकडाउन के दौरान आसपास के गांवों से सैकड़ों मीट्रिक टन सब्जियां, फलों और केले की खरीद की और चेन्नई शहर को सब्जी कॉम्बो किट दिया। आप सोचिए कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया। और मजा ये है कि बिचौलियों न होने के कारण किसान को भी लाभ हुआ, उपभोक्ता को भी लाभ हुआ। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है। उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान
किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। साथियों, गुजरात में बनासकांठा के रामपुरा गांव में इस्माइल भाई करके एक किसान है। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इस्माइल भाई खेती करना चाहते थे, लेकिन अब जैसी ज्यादातर सोच बन गई है, उनके परिवार को भी लगता था कि इस्माइल भाई ये कैसी बात कर रहे हैं। इस्माइल भाई के पिता खेती करते थे, लेकिन इसमें उनको अक्सर नुकसान ही होता था। तो पिताजी ने मना भी किया, लेकिन परिवार वालों के मना करने के बावजूद इस्माइल भाई ने तय किया कि वो तो खेती ही करेंगे। इस्माइल भाई ने सोच लिया था कि खेती घाटे का सौदा है। वही सोच और स्थिति दोनों को बदल कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती शुरू की, लेकिन नए तरीकों से, इनोवेटिव तरीके से। उन्होंने ड्रिप से सिंचाई करके आलू की खेती शुरू की और आज उनके आलू एक पहचान बन गए हैं। वो ऐसे आलू उगा रहे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। बिचौलियों का नामो निशान नहीं, और परिणाम अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब तो उन्होंने अपने पिता का सारा कर्जा भी चुका दिया है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, इस्माइल भाई आज अपने इलाके के सैकड़ों और किसानों की भी मदद कर रहे हैं। उनकी भी जिंदगी बदल रहे हैं। साथियों, आज की तारीख में खेती को हम जितना आधुनिक विकल्प देंगे, उतना ही वो आगे बढ़ेगी। उसमें नए नए तौर तरीके आएंगे, नए इनोवेशंस जुड़ेंगे। मणिपुर के रहने वाली विजय शांति एक नए इनोवेशन के चलते खूब चर्चा में है। उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है। आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको अतीत के एक हिस्से में ले जाना चाहता हूँ। 101 साल पुरानी बात है। 1919 का साल था। अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूं। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे। लाला लाजपत राय के प्रति उनका समर्पण हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु समेत कई क्रांतिकारियों के साथ उनका जुड़ाव उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। मैंने नमो ऐप पर हैदराबाद के अजय एस जी का एक कमेंट पढ़ा। अजय जी लिखते हैं, आज के युवा कैसे भगत सिंह जैसे बन सकते हैं। देखिए, हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम
देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 4 साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस, शौर्य और निर्भीकता को देखा था। हमारे बहादुर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य था, हर कीमत पर भारत माँ के गौरव और सम्मान की रक्षा करना। उन्होंने अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की। वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए और हम सब ने देखा कि किस प्रकार वे विजयी होकर के सामने आए, भारत माता का गौरव बढ़ाया। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। 11 अक्टूबर का दिन भी हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है। इस दिन हम भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी जयंती पर स्मरण करते हैं। जेपी ने हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। हम भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद करते हैं, जिनकी जयंती भी 11 तारीख को ही है। नानाजी देशमुख जयप्रकाश नारायण जी के बहुत निकट साथी थे। जब जेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो पटना में उन पर प्राण घातक हमला किया गया था। तब नानाजी देशमुख ने वो वार अपने ऊपर ले लिया था। इस हमले में नानाजी को काफी चोट आई थी, लेकिन जेपी का जीवन बचाने में वो कामयाब रहे थे। इस 12 अक्टूबर को राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की भी जयंती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे एक राज परिवार से थी। उनके पास संपत्ति, शक्ति और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन एक माँ की तरह वात्सल्य भाव से जन सेवा के लिए खपा दिया। उनका हृदय बहुत उदार था। इस 12 अक्टूबर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का समापन दिवस होगा। और आज जब मैं राजमाता जी की बात कर रहा हूँ तो मुझे भी एक बहुत ही भावुक घटना याद आती है। वैसे तो उनके साथ बहुत सालों तक काम करने का मौका मिला, कई घटनाएं हैं, लेकिन मेरा मन करता है मैं आज एक घटना का जरूर जिक्र करूं। कन्याकुमारी से कश्मीर हम एकता यात्रा लेकर के निकले थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। दिसंबर जनवरी कड़ाके के ठंड के दिन थे। हम रात को करीब 12-1 बजे मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास शिवपुरी पहुंचे। निवास स्थान पर जाकर के, क्योंकि दिन भर की थकान होती थी, नहा धो करके सोते थे और सुबह की तैयारी कर लेते थे। करीब 2 बजे होंगे, मैं नहा धो करके सोने की तैयारी कर रहा था तो दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो राजमाता साहब सामने खड़ी थी। कड़ाके की ठंड के दिन और राजमाता साहब को देख करके मैं हैरान था। मैंने माँ को प्रणाम किया। मैंने कहा, माँ आधी रात में? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आप ऐसा करो मोदी जी, दूध पी लीजिए, ये गर्म दूध पी करके ही सो जाइए। हल्दी वाला दूध खुद लेकर के आई। और लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा तो वो सिर्फ मुझे नहीं, हमारी यात्रा की व्यवस्था में जो 30-40 लोग थे, उसमें ड्राइवर भी थे और भी कार्यकर्ता थे, हर एक के कमरे में जाकर के खुद ने रात को 2 बजे सबको दूध पिलाया। माँ का प्यार क्या होता है, वात्सल्य क्या होता है, उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूतियों ने हमारी धरती को अपने त्याग और तपस्या से सींचा है। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर
इन महापुरुषों को गर्व की अनुभूति हो, उनके सपनों को अपने संकल्प बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं, 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम हैं, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार हैं, हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है। और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।